बिल्कुल नहीं। इन मीटिंगों का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने यूथ की जो जोनल कमेटियां हैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं ये समझने के लिए और सुनने के लिए कि खासकर कश्मीर की यूथ जो है वो आज क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या परेशानियां हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके उनकी उम्मीदें क्या हैं। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई हैं। इनसे तंजीम में एक मजबूती आ जाती है, लेकिन इनको इलेक्शन के इसमें मत देखें। इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये मीटिंगें वक्तन फ़वक्तन हम करते हैं और आगे भी करते आएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है समर वेकेशंस के बाद उन्होंने कहा कि तवक्कात हैं कि आर्टिकल 370 की सुनवाई हो सकती है। किस तरह से आप हम इसका खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। हमें इस बात का एहसास है कि कोविड के वजह से अदालतों में कार्रवाई पे असर पड़ा और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हर लेवल पे अदालतों पे कोविड का असर पड़ा और इस वजह से शायद हमारे 370 को लेके जो पिटिशन्स हैं उन पे सुनवाई शुरू हो नहीं पाई। लेकिन हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि समर ब्रेक के बाद वो इस बेंच को, क्योंकि ये 5 जज बेंच के सामने इसकी सुनवाई होगी, तो वो बेंच जो है उसका ऐलान करके इसमें सुनवाई करेंगे। हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। 2019 5 अगस्त के बाद बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी और अगर इस जजमेंट में देरी हुई तो इन चीज़ों को फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे इस केस की सुनवाई हो और अदालत अपना फैसला सुनाए। उमर साहब, जैसे इतलात आ रही हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन आने वाले दिनों में अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा और शायद उसके बाद इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाए यहाँ पे। तो दूसरी साइड से अगर हम देखें तो डिलिमिटेशन कमीशन जो रीऑर्गेनाइजेशन उसमें आता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी चैलेंज होता है। तो ऐसे में आप मानते हैं कि जो तजावीज़ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टीज़ ने रखी थी डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से, तो उन पर अमल क्या होगा? हमने सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात रखी। हमने कहा कि आपका वजूद ही गैर कानूनी है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है। तो अगर हम 5 अगस्त को चैलेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब है डिलिमिटेशन भी उसमें चैलेंज आ जाता है। और इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें हेयरिंग्स हो और अदालत अपना फ़ैसला सुनाए। जहाँ तक कि हमने जो बातें डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी, इसमें ये कोई छुपी बात नहीं है कि बहुत से ऐसी बातें जो हैं उनको इग्नोर किया गया। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पे डिटेल आपसे फिर बात कर पाएंगे। उमर साहब, जो हिजाब का मसला कर्नाटका से शुरू हुआ था वो अब जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे रहा है। बारामूला में भी एक स्कूल ने जो है टीचर्स को कहा कि आप हिजाब पहन के स्कूल में ना आएं। किस तरह से? ये गलत है। इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी से अपने मज़हब को फॉलो करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क के आइन में दर्ज है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि हर मज़हब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। कौन अपने मज़हब का कितना हिस्सा फॉलो करना चाहे उसकी भी खुली इजाज़त है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुकूमत को इस चीज़ में दखल देना चाहिए। ये एक मतलब ऐसे ख़तरे के साथ जो है ये लड़ा जा रहा है जो कि इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होगा।
हम तो चाहेंगे कि ये ऐसे फैसले जो हैं वो ना हों, और जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे उनको खुली छूट होनी चाहिए। वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहें, वो किस तरह अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को याद करना चाहे करें, वो किस तरह के मतलब व्रत रखें, रोज़े रखें, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, मंदिर में जाएं, इस चीज़ की खुली इजाज़त होनी चाहिए। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो कर्नाटका को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है, इस पे फौरी तौर रोक हो। उमर साहब, इस स्कूल के हवाले से एक इशू ये आ रहा है कि ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है उनके लिए स्कूल है, और जो इंतज़ामिया है वहाँ पे उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं जब उनका चेहरा नहीं देख पाते। ना ये गलत है, ये गलत है। अगर इससे पहले वो इंटरेक्ट कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे। आखिरकार ये स्कूल कल का बना हुआ स्कूल तो नहीं होगा ना। इस स्कूल को चलते हुए कुछ टाइम तो हुआ होगा। इस स्कूल में बच्चियों ने कुछ तो तालीम हासिल किया होगा। क्या वो इससे पहले जो सारे बच्चियां वहाँ से बाहर आईं वो सारे अनपढ़ बाहर आए? ये अगर इनके तालीम पे असर पड़ रहा था तो कर्नाटका से पहले क्यों नहीं? कर्नाटका के बाद ही उनको ये असर दिखना शुरू हुआ। ये हमारे मज़हब में मैं माफ़ी चाहता हूँ, सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों भाई? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मज़हब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पर रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज़ नहीं। ये एक नफरत यहाँ डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था, क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। और ये हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं, और उस बात की हम इजाज़त नहीं देंगे। सर, जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल वो दे रही है, फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या पीएजीडी मिलकर इलेक्शंस लड़ेगी? या अब मैं पीएजीडी का ऑफिस बेरर नहीं हूँ, अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि मिलके लड़ें। अगर मुझसे मशवरा लिया जाएगा, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलके लड़ें। हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि बीजेपी और उनके जो बी टीम सी टीम है वो वोटों का बंटवारा करें। और ये मेरा मशवरा होगा, लेकिन फैसला आखिरकार पीएजीडी का होगा। वो क्या फैसला करेंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ। सर, रमज़ान मुबारक की आपने बात की, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो यहाँ पर अंधेरा छा गया। जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर भी लाइट नहीं है। तो इस पावर क्राइसिस को किस तरह से आप देखते हैं? और पानी के लिए मसाइल नहीं, अब मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। ये हैरानगी की बात है कि बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तियारी के टाइम अंधेरा। जब तरावियाँ पढ़नी होती हैं तो अंधेरा, और उसके बाद फिर लाइट वापस। और मैंने जम्मू में भी ये देखा।
मैं जब जम्मू में था पिछले दिनों, उन इलाकों में खासकर सहरी के टाइम पे अचानक लाइटें बंद और इफ्तारी के टाइम पे लाइट बंद। अब कुछ तो हमारे जज्बातों का आप कदर करिए। अगर बिजली की कमी है, मैं मानता हूँ ठीक है ना, हो सकता है बिजली की कमी है, तो आप फिर हमें फिर इस सहरी और इफ्तारी में ही बिजली दे दीजिए, बीच में काटिए। आप सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम पे क्यों काट रहे हो? कहीं आप हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो? अगर आपका इरादा हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है ना, बाकी घंटे आप बिजली काटिए। सहरी के दौरान, इफ्तारी के दौरान, तरावियों के दौरान आप हमें बिजली दे दीजिए। बाकी रात नहीं देते हो, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हम शिकायत करने पे मजबूर होते हैं जब बाकी टाइम हमें लाइट दिखती है, लेकिन जब हमें चाहिए होता है तब आप हमें लाइट नहीं देते हो। हम क्या मतलब निकालें इसका? ये तो फिर सारा जो सिलसिला मैंने अभी दोहराया, ये उसी में फिर फिट आता है ना। हमारे माइक आज़ान के दौरान, हमारा हलाल मीट, हमारा हिजाब, इन चीज़ों पे, अब रोज़ों में आप बिजली भी नहीं दे सकते हो। फिर क्या दे रहे हो आप हमें? दुख, दर्द, परेशानी, इसके अलावा और आप हमें दे क्या रहे हो? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमें कहा जाता है कि हमारे दुख दर्द को समझा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ज़ख्मों में नमक छिड़का जा रहा है, बजाय ये कि हमारे ज़ख्मों पे मरहम हो। मैं कहता हूँ अब हमें वो जो अल्फाज हमने सुने पिछले साल कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, उसको दूर किया जाएगा, हम वो देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने हाल ही में सांबा में कहा नौजवानों को कि आपके जो बाप दादाओं की परेशानियां हैं वो आपको झेलनी नहीं होंगी। मैं देखना चाहता हूँ उस पर अमल हो। आज से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, हम भी देखें।